हेलो फ्रेंड्स, सिद्धांत बिलथरे एसबी चैनल में आपका स्वागत है। हम बाल विकास के टॉपिक को कंप्लीट कर रहे थे। 2 टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। लास्ट टॉपिक हमारा था प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। ज़्यादातर उसको पहले ही टॉपिक में कंप्लीट कर लिया जाता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, लेकिन अच्छे से समझ में आए इस दृष्टिकोण को रखते हुए हमने उसको 2 टॉपिक में डिवाइड कर दिया और फिर आराम आराम से उसको समझा। और ये हमारा तीसरा टॉपिक है, इसका नाम है वंशानुक्रम और वातावरण, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। आज से मैथ की क्लास शुरू होने वाली थी, लेकिन क्लास नहीं हो पाई किसी कारणवश, क्योंकि मुझे टीचर नहीं मिले या उन टीचर ने मुझे मना कर दिया अभी कुछ दिन के लिए। तो 25 के बाद अब क्लास होगी स्टार्ट। बाकी मैं आपको बाल विकास की क्लास कंटिन्यू करूँगा जब तक कि आपका एग्ज़ाम नहीं होता। और ऑल सब्जेक्ट की पैडागोजी भी मैं आपको पढ़ाऊँगा। मैथ की पैडागोजी है, जैसे मैं बता दूँ आपको, मैथ की पैडागोजी, हिंदी की पैडागोजी, इंग्लिश की पैडागोजी, संस्कृत की पैडागोजी, साइंस की पैडागोजी, एसएसटी की पैडागोजी और गणित की पैडागोजी। जितना भी शिक्षा शास्त्र है तुम्हारा सभी विषयों का मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा और बाल विकास कंप्लीट मेरे द्वारा कराया जाएगा। आपकी मैथ की क्लास अभी कुछ दिन के लिए रुक गई है, बाकी 25 के बाद आपकी सारी क्लासें कंटिन्यू होंगी और मैथ की क्लास भी कंटिन्यू होगी। तो अभी 25 तारीख तक का वेट कीजिए। बाकी अभी कुछ दिन ये बाल विकास की क्लास जो चल रही है आप इसको लीजिए, और इसके बाद 25 के आसपास क्लास शुरू होगी तो फिर आपको वो क्लासें भी मिलेंगी। और यदि आपको कुछ पूछना है तो लोग अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, उनका मैं उत्तर भी देता हूँ। आप कमेंट करें और कमेंट में आपका आंसर दिया जाएगा। आप जो भी कुछ पूछना चाहते हो आप कमेंट करिए। चलिए हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं कि बेसिकली वंशानुक्रम और वातावरण क्या है। देखिए हमें क्या क्या पढ़ना है इसमें। वंशानुक्रम के नियम पढ़ने हैं, वंशानुक्रम की प्रोसेस क्या है उसको पढ़ना है, और बालक पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी ऑन चाइल्ड, जो बच्चा है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके वंशानुक्रम का, ये हम पढ़ेंगे। उसकी परिभाषा पढ़ेंगे, अर्थ पढ़ेंगे। बालक पर वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, वंशानुक्रम के साथ साथ वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है ये भी पढ़ेंगे। और वंशानुक्रम का और वातावरण का क्या संबंध है, आपस में क्या रिलेशन है उसको भी पढ़ेंगे। और वंशानुक्रम और वातावरण की बालकों की शिक्षा में क्या महत्व है इसको भी पढ़ेंगे। अब शिक्षा में महत्व है इसलिए तो ये टॉपिक शामिल किया गया है इसमें। बालक की शिक्षा में वंशानुक्रम का भी महत्व है और वातावरण का भी महत्व है, इसलिए इसको शिक्षा में इसलिए इसको इस टॉपिक को शामिल किया गया है और आज हम पढ़ रहे हैं इसको। तो बेसिकली मैं बता दूं आप लोगों को, ये टॉपिक जो है ये हमारे वंशानुक्रम, जो कि जन्मजात लक्षण हमें माता पिता से, नाना नानी से, दादा दादी से, अपने पूर्वजों से जो हमें लक्षण मिलते हैं उसको हम वंशानुक्रम कहते हैं। और जो वातावरण है हमारे समाज में, हमारे परिवार में, और जो जैसा हमें वातावरण दिया जाता है उसको हम वातावरण कहते हैं। तो बेसिकली यही उसका कॉन्सेप्ट है, कोई दूसरी चीज़ें नहीं है। हमारे आसपास की, हमारे एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। हम अपने आप से संबंधित करके, अपने आप से रिलेट करके भी इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं बड़ी आसानी से और समझ सकते हैं। वंशानुक्रम का सीधा सा मतलब है कि हमारे माता पिता से हमें क्या लक्षण मिले हैं, जो जब हमने जन्म लिया तो हमें हमारे माता पिता से क्या लक्षण मिले हैं, क्या जन्मजात विशेषताएं मिली हैं, क्या क्वालिटीज़ मिली हैं, और उसके बाद हमें कैसा वातावरण मिला है। ये वंशानुक्रम और वातावरण का टॉपिक है और पूरी चीज़ें इसी को बेस बना के समझाई जाएंगी, बताई जाएंगी और इसी से क्वेश्चन आएगा। वंशानुक्रम हमारी जन्मजात विशेषताएं और वातावरण हमें समाज में, परिवार में कैसा वातावरण दिया गया उसको वातावरण कहते हैं। और इसमें और कुछ भी नहीं है, ये हमारे दैनिक जीवन से संबंधित चीज़ें हैं और इन्हीं को हमें पढ़ना है। तो जैसा कि मैंने बताया कि जन्म से संबंधित वंशक्रम और समाज से संबंधित विकास को वातावरण कहते हैं। जो वंशक्रम है वो किससे संबंधित है, हमारे जन्म से संबंधित है। हमें जन्म के बाद जो लक्षण मिलते हैं अपने माता पिता से, जो विशेषताएं मिलती हैं हमें अपने माता पिता से, अपने पूर्वजों से, उसको हम वंशक्रम कहते हैं। और हमें परिवार में, हम जिस समाज में पढ़ते हैं, हम जिस विद्यालय में जाते हैं, हम जिस एकेडमी में खेलकूद के लिए जाते हैं, जिस स्टेडियम में जाते हैं, हमें वहाँ जैसा वातावरण मिलता है उसे हम वातावरण कहते हैं। तो जन्म से संबंधित वंशक्रम कहलाता है और समाज से संबंधित विकास को हम वातावरण कहते हैं। इसको प्रकृति और पोषण भी कहा जाता है। प्रकृति क्या है और पोषण क्या है मैं आपको बताऊंगा कि प्रकृति क्या है और पोषण क्या है। तो देखिए ये जो प्रकृति है इसको हम कहते हैं क्या, वंशक्रम। जो वंशक्रम है, जो अनुवांशिकी है, या जिसको हम हेरिडिटी भी कहते हैं या वंशानुक्रम भी कहते हैं, ये प्रकृति है।
और पोषण क्या है? पोषण हम वातावरण को कहते हैं, हमें कैसा पोषण, कैसा हमें पाला पोषा गया, इसको पोषण कहते हैं। और पोषण को हम वातावरण भी कहते हैं, लेकिन सीटेट का एग्जाम में वातावरण की जगह उन्होंने पोषण शब्द का प्रयोग किया है। इंग्लिश में कहते हैं नेचर और नर्चर। इसको, ये जो प्रकृति है इसको कहते हैं नेचर, NATURE नेचर, और इसको पोषण को कहते हैं नर्चर, नेचर और नर्चर। तो वहाँ पे वो वंशानुक्रम और वातावरण ना कह के प्रकृति और पोषण कहते हैं, नेचर और नर्चर कहते हैं। यदि आप लिख लें, यदि आपने नोट में आपको नहीं पता है, तो वंशानुक्रम को हम प्रकृति कहते हैं, नेचर कहते हैं, वंशानुक्रम को हम प्रकृति कहते हैं, वातावरण को हम पोषण कहते हैं। तो वो वंशानुक्रम और वातावरण ना कह के क्या कहेंगे? प्रकृति और पोषण। इससे संबंधित क्वेश्चन भी आए हैं, मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। अभी इस बार इस वीडियो में तो क्वेश्चन नहीं लिए हैं, लेकिन अगले वीडियो में शामिल करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। तो हमें याद रखना है कि वंशक्रम और वातावरण को प्रकृति और पोषण भी कहते हैं। इसके बाद एक कथन है वुडवर्थ का, इसको आपको सीधा सा याद कर लिख लेना है अपनी कॉपी में और याद कर लेना है कि वुडवर्थ का कथन है कि एक पौधे का वंशानुक्रम उसके बीज में निहित है और उसके पोषण का उसका जो दायित्व है वो किस पर निर्भर है? उसके वातावरण पर निर्भर है। मतलब दोनों की भूमिका है बच्चे के विकास में, ये बताया है वुडवर्थ ने। इसको सीधा सीधा याद कर लेना है, यहाँ से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं बनता, ये तो सीधी परिभाषा पूछी जाएगी। यदि पूछी जाएगी तो यूपी टेट के दृष्टिकोण से ज़्यादा महत्वपूर्ण है और सीटेट के दृष्टिकोण से उतनी नहीं है, लेकिन आपको याद कर लेना है। अगला है साधारणतः लोगों का विश्वास है कि जैसे माता पिता होंगे वैसे ही उनकी संतानें होंगी। लाइक वी गेट्स लाइक, ये बात सही है जहाँ ज़्यादातर, क्योंकि जैसे माता पिता होंगे, यदि माता पिता इंटेलिजेंट होंगे, होशियार होंगे पढ़ने लिखने में, या दिमाग से तेज होंगे, तो उनकी संतानें भी दिमाग से तेज होंगी। यदि माता पिता, मतलब जैसे माता पिता होंगे वैसे ही उनके बच्चे होंगे। माता पिता मंद बुद्धि के होंगे या कम बुद्धि के होंगे, अल्प बुद्धि के होंगे या मेंटली रिटार्टेड होंगे, तो उनके बच्चे भी वैसे ही मेंटली होंगे पैदा, या कम बुद्धि के पैदा होंगे। तो जैसे माता पिता होंगे ठीक उसी तरह उनकी संतान होगी। हम अपने समाज में ऐसा देखते हैं, ये कहीं बाहर की बात नहीं है, हम अपने समाज में दैनिक जीवन में ऐसा घटित होते हुए देखते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि बालक का रंग रूप, आकृति, विद्वता मतलब कितना विद्वान है, कितना होशियार है, और माता पिता से मिलता जुलता है। इसी को हम वंशानुक्रम, वंश परंपरा, पैतृकता भी कहते हैं, अनुवांशिकता आदि नामों से जानते हैं। क्या क्या किस किस नाम से जानते हैं? वंशानुक्रम भी कहते हैं, वंश परंपरा कहते हैं, पैतृकता कहते हैं, अनुवांशिकता कहते हैं और प्रकृति कहते हैं। इंग्लिश में नेचर भी कहते हैं। तो जो हमारे माता पिता से हमें गुण प्राप्त होते हैं, हमारे पूर्वजों से हमें गुण प्राप्त होते हैं, उसको हम वंशानुक्रम कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं, वंश परंपरा कहते हैं, पैतृकता कहते हैं, अनुवांशिकता कहते हैं। ये सब उसी के नाम हैं। हमारा रंग कैसा है, हमारा रूप कैसा है, हमारी शरीर की बनावट कैसी है, हम कितने होशियार हैं, कितने इंटेलिजेंट हैं, कितने विद्वान हैं, ये हमें किससे मिलता है? ये हमें हमारे माता पिता से मिलता है। जितने विद्वान हमारे माता पिता होंगे उतने विद्वान हम होंगे। यदि हमारे माता पिता कम विद्वान होंगे, उनका रंग रूप जैसा होगा हमें वैसा मिलेगा। कम विद्वान होंगे तो हम कम विद्वान पैदा होंगे, कम होशियार रहेंगे। यदि अच्छे होंगे दिमाग से हमारे माता पिता तो हम भी अच्छे होंगे। बेसिकली यही है वंशानुक्रम, इसमें और कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। वंशानुक्रम इतना ही है, यही कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हमें हमारे माता पिता से जो मिला है उसी को हम वंशानुक्रम कहते हैं। जो गुण हमें मिले हैं बस उसके नाम अलग अलग है। यहाँ पे वंशानुक्रम को वंश परंपरा भी कहते हैं, पैतृकता भी कहते हैं, अनुवांशिकता भी कहते हैं, हेरिडिटी भी कहते हैं और प्रकृति भी कहते हैं। प्रकृति वंशानुक्रम को और पोषण वातावरण को कहते हैं। इसके बाद ये मैंने फर्स्ट टॉपिक में ये नियम थे जिसको मैंने छुड़वा दिया था कि अपन इसको बाद में पढ़ेंगे वंशानुक्रम के नियमों को। तो अब बारी आ गई है कि हम वंशानुक्रम के नियमों को पढ़ें। तो वंशानुक्रम के बेसिकली ये पाँच है, इसमें मैंने 5 नियम पढ़े हैं, लेकिन ये 3 ज़्यादातर एग्जाम में आते हैं, 2 नहीं आते सब एग्जामों में। और सीटेट में बेसिकली ये 3 ही आएंगे, यदि आएंगे तो, अभी तक तो नहीं आए इनमें से क्वेश्चन। तो वंशानुक्रम के नियम क्या है? लॉ ऑफ हेरिडिटी। तो पहला है समानता का नियम, दूसरा है भिन्नता का नियम, तीसरा है प्रत्यागमन का नियम, मतलब लॉ ऑफ रिजम बैलेंस, लॉ ऑफ वेरिएशन, लॉ ऑफ रिग्रेशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, मैं आपको बता दूं, इसका मतलब ये है कि पहला है समानता का नियम। समानता का नियम क्या है? समानता का नियम है कि यदि समानता का नियम मतलब आपको थोड़ा थोड़ा उसके नाम से भी पता चल रहा होगा कि समान, 2 चीज़ों में समानता होना, समानता। तो समानता का नियम क्या है? समानता का नियम कहता है कि यदि हमारे माता पिता
दिमाग से तेज होंगे, अच्छे होंगे, अच्छी पर्सनैलिटी के होंगे, तो उनकी संतानें भी अच्छी होंगी। हमारे माता पिता यदि दिमाग से तेज होंगे, बुद्धि अच्छी होगी, पर्सनैलिटी अच्छी होगी, तो उनके बच्चे भी अच्छे होंगे। ये समानता का नियम है। एक और उदाहरण मैं बताता हूँ। यदि हमारे माता पिता कम बुद्धि के हैं, मंद बुद्धि के हैं, तो संतानें भी मंद बुद्धि पैदा होंगी। ये क्या है? ये समानता का नियम है। यदि माता पिता अच्छे होंगे दिमाग से, तो संतानें भी तेज बुद्धि की पैदा होंगी, प्रतिभाशाली पैदा होंगी। यदि माता पिता कम बुद्धि के होंगे तो संतानें भी कम बुद्धि की होंगी। ये समानता का नियम है। दूसरा है विभिन्नता का नियम। विभिन्नता का नियम क्या है? विभिन्नता का नियम लॉ ऑफ वेरिएशन। लॉ ऑफ वेरिएशन कहता है कि यदि माता पिता तेज बुद्धि के हैं और संतानें कम बुद्धि की पैदा होती हैं, माता पिता तेज बुद्धि के हैं लेकिन संतानें कम बुद्धि की पैदा होती हैं, तो ये विभिन्नता का नियम है, लॉ ऑफ वेरिएशन। कि माता पिता तो तेज बुद्धि के हैं लेकिन संतानें बिल्कुल विपरीत पैदा हुई, कम बुद्धि की, बिल्कुल विभिन्न पैदा हुई। कि माता पिता तो बहुत तेज हैं दिमाग से लेकिन संतानें कम बुद्धि की पैदा हुई। माता भी तेज है, पिता भी तेज है, लेकिन संतानें जो उनकी हुई, जो बच्चे उनके हुए, वो कम बुद्धि के पैदा हुए। ये विभिन्नता का नियम है। समानता का नियम कि माता पिता तेज बुद्धि के हैं और संतानें भी तेज बुद्धि की हुई। माता पिता तेज बुद्धि के हैं, संतानें तेज बुद्धि की हुई, समानता का नियम। माता पिता तेज बुद्धि के हैं, संतानें कम बुद्धि की पैदा हुई, विभिन्नता का नियम। और प्रत्यागमन का नियम लॉ ऑफ रिग्रेशन कि माता पिता तो मंदबुद्धि हैं या सामान्य बुद्धि के हैं या कम बुद्धि के हैं, लेकिन उनकी जो संतान है वो बहुत तेज बुद्धि की पैदा हुई। ये प्रत्यागमन का नियम है। एक बार फिर से मैं आपको समझाता हूँ कि ऊपर से समानता का नियम कि माता पिता यदि तेज बुद्धि के हैं, समानता का नियम, माता पिता यदि तेज बुद्धि के हैं तो उनके बच्चे भी तेज बुद्धि के पैदा होंगे। दूसरा विभिन्नता का नियम, माता पिता यदि तेज बुद्धि के हैं तो उनकी संतानें मंद बुद्धि की पैदा होंगी, विभिन्नता का नियम। और प्रत्यागमन का नियम कि माता पिता यदि कम बुद्धि के हैं या सामान्य बुद्धि के हैं और उनकी संतानें बहुत तेज बुद्धि की होती हैं, ये प्रतिगमन का नियम है। तो इन 3 नियमों को मैंने बता दिया है। यदि आपको इसके बाद भी समझ में नहीं आया है तो आप इसको रिकॉर्ड, जो ये लेक्चर है, इसको दोबारा देखें, 3 बार देखें, आपको समझ में आएगा। पीछे करके देख लें तो समझ में आएगा। अपने रजिस्टर में लिख लें तो समझ में आएगा, क्योंकि इनमें कन्फ्यूजन बहुत होता है, इसलिए मैंने इसको अच्छे से समझाया है और इसको भूलना नहीं है हमें। अगला है वंशानुक्रम की प्रक्रिया। प्रोसेस क्या है वंशानुक्रम की? वंशानुक्रम की प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी। वंशानुक्रम की प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी। वंशानुक्रम की प्रोसेस क्या है? प्रक्रिया क्या है ये कौन सी क्रिया है वंशानुक्रम? तो मानव शरीर कोशों मतलब कोशिका या सेल्स, तो मानव शरीर कोशिकाओं का योग होता है। शरीर का आरंभ केवल कितनी कोशिका से? एक कोशिका से होता है, इसे संयुक्त कोशिका कहते हैं। इसको याद रख लें, संयुक्त कोशिका को। इसके बाद है कि संयुक्त कोशिका 2 उत्पादक कोशिकाओं का योग होता है। इनमें से एक कोश यानी कि एक कोशिका पिता की होती है, एक कोशिका माता की होती है। एक कोशिका पिता की होती है, एक कोशिका माता की होती है। तो जो पिता की कोशिका होती है उसको स्पर्म कहते हैं, जो माता की कोशिका होती है उसको ओवम कहते हैं। जो पिता की कोशिका होती है उसको स्पर्म कहते हैं, माता की कोशिका को क्या कहते हैं? ओवम। तो यहाँ से क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछा जाता, ये फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं बनाते यहाँ से। यूपी टेट में भले पूछ ले कि पिता की कोश को क्या कहते हैं? स्पर्म, माता की कोश को क्या कहते हैं? ओवम, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता। लेकिन थोड़ी सी जानकारी हमें इससे संबंधित होनी चाहिए, इसलिए मैंने इसको शामिल किया। तो आप थोड़ा सा इसको पढ़ लें कि पितृकोश को स्पर्म कहते हैं और मातृकोश को या माता की कोशिका को ओवम कहते हैं। पुरुष और स्त्री, इसको अब हम समझेंगे। पुरुष और स्त्री, तो पुरुष और स्त्री के कितने कोश में 23 गुणसूत्र क्रोमोसोम्स होते हैं। इस प्रकार संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों की 23 जोड़े होते हैं। कितने जोड़े होते हैं? 23 जोड़े। यदि फैक्चुअल क्वेश्चन बनता है तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि कितने गुणसूत्र या कितने जोड़े होते हैं, तो 23 जोड़े होते हैं। यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं बनते, इसलिए हमें इसको, और ये बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, ये साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, तो इसको हम आराम से ऊपर से समझ लेंगे कि क्वेश्चन जहाँ से बनता है मैं आपको वो अच्छे से पढ़ाऊँगा, और जो जहाँ से नहीं बनता वहाँ उसको मैं थोड़ा आराम से समझाता जाऊँगा। गुणसूत्र के 2 प्रकार हैं। गुणसूत्र कितने प्रकार हैं? एक्स गुणसूत्र, वाई गुणसूत्र। यदि एक्स वाई गुणसूत्र जब मिलते हैं, तो जब स्त्री और पुरुष के एक्स वाई गुणसूत्र मिलते हैं तो लड़का होगा। कौन होगा? लड़का होगा। और जब एक्स गुणसूत्र मिलेंगे तो कौन होगी? लड़की होगी पैदा। जब एक्स वाई गुणसूत्र मिलेगा तो लड़का पैदा होगा।
जब एक्स एक्स या डबल एक्स गुणसूत्र मिलेंगे तो लड़की पैदा होगी। इसके बाद माता पिता से प्राप्त जीन्स, ये हमें समझना है, इसको हमें अच्छे से समझना है और हम समझेंगे भी कि माता पिता से प्राप्त जीन्स में जिसके जीन्स अधिक शक्तिशाली होंगे उससे संबंधित गुण ही बालक को अधिक मात्रा में मिलते हैं। माता पिता से प्राप्त जीन्स में जिसके जीन्स अधिक शक्तिशाली होंगे उसके संबंधित गुण ही बालक को अधिक मात्रा में मिलते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि पिता प्रतिभाशाली है, तेज बुद्धि के हैं, माता थोड़ी सी सामान्य बुद्धि की है, माता सामान्य बुद्धि की है, पिता तेज बुद्धि के हैं, तो जो संतान पैदा होगी उसमें जो गुण हैं वो तेज बुद्धि के होंगे, क्योंकि पिता यहाँ शक्तिशाली है, वो तेज बुद्धि का है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। एक उदाहरण यही है कि जैसे पिता है, कोई पिता, एक माता है एक पिता है, तो माता तेज बुद्धि की है, इस बार पिता कम बुद्धि के हैं। माता तेज बुद्धि के है, पिता कम बुद्धि के है, तो शक्तिशाली कौन हुआ? माता। क्यों हुआ? क्योंकि माता तेज बुद्धि की है, पिता कम बुद्धि के हैं, इसलिए माता जो है वो शक्तिशाली हुई, उनके गुण शक्तिशाली हुए, इसलिए उनकी जो संतान होगी उनको ज़्यादा गुण किसके मिलेंगे? माता के मिलेंगे, और संतान उनकी प्रतिभाशाली होगी, तेज बुद्धि की होगी। तो माता और पिता से जो जीन्स बच्चे को प्राप्त होंगे, तो जिसके जीन्स माता या पिता में से जिसके भी जीन्स अधिक शक्तिशाली होंगे, मजबूत होंगे, उससे संबंधित गुण ही बालक को मिलेंगे। इसका अर्थ यही है कि माता और पिता में से जो भी जिसमें ज़्यादा अच्छी क्वालिटी होंगी, यदि पिता में अच्छी क्वालिटी होंगी माता से, तो बच्चे को पिता से गुण मिल जाएंगे ज़्यादा, और माता में अच्छी क्वालिटी होगी पिता से, तो बच्चे को माता से गुण मिल जाएंगे ज़्यादा। तो जिसके भी शक्तिशाली गुण होंगे वो पिता को मिलेंगे, और हम फिर कहते हैं कि ये बच्चा पिता पे गया है या ये बच्चा माता पे गया है। तो जिसके भी गुण ज़्यादा शक्तिशाली होंगे उसके लक्षण या उसके जो जीन्स हैं वो बच्चे को मिलेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा मेरे उदाहरण के द्वारा। मैंने प्रतिभाशाली और मंदबुद्धि का उदाहरण दिया। बालक पर वंशानुक्रम का क्या प्रभाव पड़ता है? इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी ऑन चाइल्ड। बालक पर ये जो वंशानुक्रम की पूरी प्रक्रिया है इसका एक्चुअल में क्या प्रभाव पड़ता है? तो बालक पर देखो वंशानुक्रम का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। कल एक क्वेश्चन भी आया था कि 50% वंशानुक्रम होता है बालक के विकास में और 50% वातावरण होता है, लेकिन ऐसा गलत मैंने बताया था, क्योंकि हो सकता है 60-40 हो, 30-70 हो, 20-80 हो, जरूरी नहीं है कि 50-50 हो, लेकिन दोनों का होता है। किसी में 20-80 हो, किसी में 30-70 हो, किसी में 60-40 हो, किसी में 50-50 हो, लेकिन सब में 50-50 नहीं होता। हाँ, दोनों की भूमिका रहती है वंशानुक्रम की बालक के विकास होने में। बच्चे का विकास होना है, हमारे आसपास के बच्चे हैं, देखिए उनको जन्म से जो लक्षण मिले हैं और जैसे वातावरण दिया गया है वैसे उनका विकास होगा। जरूरी नहीं है कि 50-50% वातावरण वंशानुक्रम की भूमिका हो। तो पहला है शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव। शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव पड़ता है वंशानुक्रम का। कार्ल पियर्सन का मत है कि यदि माता पिता की लंबाई कम है, यदि माता पिता की लंबाई कम है तो उनके बच्चे की लंबाई भी कम होगी। ये तो हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। यदि कोई माता पिता है उनकी हाइट कम है तो उनके बच्चे की हाइट भी कम रहती है। यदि जिनके माता पिता की हाइट लंबी है, बड़े हैं, हाइट में लंबाई में बड़े हैं, तो उनकी लंबाई भी ज़्यादा होती है। जिन माता पिता की हाइट ज़्यादा होती है उनके बच्चों की हाइट भी ज़्यादा होती है, जिनकी कम होती है उनकी हाइट कम होती है। ये शारीरिक लक्षण है और इस पर प्रभाव पड़ रहा है सीधा सीधा वंशानुक्रम का। तो वंशानुक्रम का प्रभाव शारीरिक लक्षणों पर पड़ता है। अगला है प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव। प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव, इसका मत है कि बुद्धि की श्रेष्ठता का कारण प्रजाति है। प्रजाति, आप किस जाति में या किस प्रजाति में पैदा हुए हैं, आपके किस कुल खानदान में पैदा हुए हैं। यदि उस खानदान में आपके लोगों के जो पूर्वज हैं उनकी बुद्धि यदि बहुत तेज रही होगी तो आशंका है कि आपकी बुद्धि भी बहुत तेज होगी। प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव, प्रजाति की मतलब जो आपके खानदान में जो व्यक्ति हैं उनकी बुद्धि यदि तेज रही होगी या तो अच्छे व्यक्ति रहे होंगे तो संभावना है कि आप भी बहुत अच्छे व्यक्ति बनेंगे, आपकी भी बुद्धि बहुत तेज होगी। ये है प्रजाति की श्रेष्ठता का प्रभाव। व्यावसायिक योग्यता पर प्रभाव, ये क्या है व्यावसायिक योग्यता? इसका एक अच्छा उदाहरण है, वैसे तो अब मुझे वही अच्छा उदाहरण लगा तो मैं चाहता हूँ कि आपको वो उदाहरण दूँ। व्यावसायिक योग्यता पर प्रभाव, जैसे तुमने देखा होगा कि जैन धर्म के जो लोग रहते हैं वो व्यावसायिक योग्यता उनमें कुछ ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा बिजनेस करके जानते हैं, ऐसा मैंने देखा है।
या फिर मैं ये उदाहरण लूँ, मैं गुजरात का उदाहरण ले लूँ, गुजरात राज्य के लोग जो है वो ज़्यादातर व्यवसायी होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं। तो वहाँ पे जो बिजनेसमैन होते हैं तो उनके जो बच्चे होंगे उन पर भी इस योग्यता का प्रभाव पड़ेगा, उनके बच्चों का भी बिजनेस में दिमाग तेज दौड़ेगा। जैसे जैन धर्म के जो व्यक्ति हैं वो बिजनेस में तेज होते हैं, तो उनके बच्चे भी बिजनेस में तेज होंगे। ये गुण उन्हें कहाँ से मिला है? ये उन्हें वंशानुक्रम से मिला है, और वंशानुक्रम का व्यावसायिक योग्यता पर प्रभाव पड़ता है। और यही व्यावसायिक योग्यता पर प्रभाव है कि वो बच्चे शुरू से हिसाब किताब में तेज होते हैं, और भी चीज़ों में वो तेज होते हैं, क्योंकि उनके माता पिता में ऐसे गुण हैं, उनके माता पिता को अपने पूर्वजों से ऐसे गुण मिले, और वो सीधे ट्रांसफॉर्मेशन उनका होता जा रहा है आगे की पीढ़ी में। तो ये व्यावसायिक योग्यता पर जो प्रभाव भी पड़ता है, तो ये कहाँ से पड़ता है? ये उनके माता पिता से पड़ता है। तो जैसे मैं हूँ, मैं क्या व्यवसाय करता हूँ? मैं टीचर हूँ, मेरी दादी भी टीचर थी, मेरे पिताजी भी टीचर हैं, और मैं भी टीचर हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मैं सबसे अच्छा टीचर बनूँ, उन सब लोगों से बेहतरीन टीचर बनूँ, और मैं इसके लिए मेहनत भी करता हूँ। तो ये जो व्यावसायिक योग्यता पर प्रभाव पड़ा है, ये किसका पड़ा है? ये मेरे माता पिता का पड़ा है, ये मेरे पूर्वजों को पड़ा है। मेरे पूर्वज, उससे पहले मेरे परदादा भी टीचर थे। तो ये व्यावसायिक योग्यता जो है, इसका प्रभाव मुझ पर भी पड़ा है, और मैं जन्मजात, मुझे टीचर बनने का शौक था जन्मजात, क्योंकि ये व्यावसायिक योग्यता पर प्रभाव किसका पड़ा? वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ा, मेरे माता पिता दादा दादी का प्रभाव पड़ा। ये व्यावसायिक योग्यता पर प्रभाव है। इसका सामाजिक स्थिति पर प्रभाव, सामाजिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है वंशानुक्रम का? चलिए हम इसको समझते हैं कि सामाजिक स्थिति पर वंशानुक्रम का क्या प्रभाव पड़ता है। बिन्सेप एक मनोवैज्ञानिक है, बिन्सेप। इनका मत है कि गुणवान और प्रतिष्ठित माता पिता की संतानें जो है वो प्रतिष्ठा प्राप्त करती हैं। यदि माता पिता गुणवान हैं, अच्छे अच्छे गुणों वाले हैं हमारे माता पिता, तो उनकी जो संतानें पैदा होगी वो भी बहुत गुणवान होंगी, चरित्रवान होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि उनके माता पिता बहुत गुणवान थे। तो एक निष्कर्ष है इस निष्कर्ष पर रिचर्ड एडवर्ड के परिवार का अध्ययन करने के बाद पहुंचा। बिन्सेप एक मनोवैज्ञानिक है, बिन्सेप। इनने रिचर्ड एडवर्ड के परिवार का अध्ययन किया, और उसको अध्ययन करने के बाद बताया कि माता पिता जितने गुणवान होंगे, संतानें उतनी ही गुणवान होंगी और आसमान की ऊंचाइयों को छुएंगी। यदि माता पिता गुणवान है तो उनकी संतानें और गुणवान होंगी, ज़्यादा गुणवान होंगी। ये सामाजिक स्थिति है। इसको अगले उदाहरण में हम समझेंगे। रिचर्ड की एक कहानी है छोटी सी। रिचर्ड की अब हम कहानी पढ़ेंगे ताकि आपको ये पूरी प्रोसेस समझ में आ जाए। देखना, रिचर्ड स्वयं एक गुणवान और प्रतिष्ठित व्यक्ति था। रिचर्ड स्वयं एक गुणवान और प्रतिष्ठित व्यक्ति था। उसने एलिजाबेथ नामक एक स्त्री या एक लड़की से विवाह किया था। वह भी बहुत इंटेलिजेंट और खूबसूरत थी। इन दोनों के वंशजों को, अब ये देखो, वो बहुत दिमाग से बहुत तेज़ थी, गुणवान थी वो स्त्री एलिजाबेथ, और ये रिचर्ड, ये भी बहुत गुणवान व्यक्ति था। ये दोनों बहुत गुणवान व्यक्ति थे। रिचर्ड और एलिजाबेथ दोनों स्त्री पुरुष बहुत गुणवान थे। इनने शादी की। जब इनकी संतान हुई तो वो भी बहुत तेज़ बुद्धि की हुई। इन दोनों के वंशज जो आगे इनके बच्चे हुए, फिर उनके बच्चे हुए, तो उनने देखो ज़िंदगी में कितना अच्छा काम किया। जैसे वो क्या बने? वो बने विधानसभा के सदस्य। देखिए, विधानसभा के सदस्य बने वो, महाविद्यालयों के अध्यक्ष बने वो। और देखना, उनका एक वंशज, देखिए कितना अच्छी बात है, उनका एक वंशज अमेरिका का राष्ट्रपति बना, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट। बहुत बड़ी बात होती है, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट। उनके जो वंशज हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट तक बने। कितनी बड़ी बात है अमेरिका का राष्ट्रपति बनना। तो यदि माता पिता गुणवान हैं, बहुत तेज़ बुद्धि के हैं, माता और पिता दोनों, तो उनकी संतानें भी बहुत तेज होती हैं, जीवन में बहुत अचीवमेंट हासिल करती हैं, आसमान की ऊंचाइयों को छूती हैं। और मुझे अमेरिका का प्रेसिडेंट बराक हुसैन ओबामा सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि उनने अपने जीवन में संघर्ष किया है। अफ्रीका जैसी गरीब कंट्री से बिलोंग करते हैं, और जाके अमेरिका का राष्ट्रपति बनना कोई आसान बात नहीं है। और उनके जीवन से मैं बहुत प्रभावित हूँ, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, बहुत मेहनत की है। वैसे उनका बचपन और उनकी आधी सी ज़िंदगी गरीबी में बीती है। उसके बाद भी उन्हें पैसों से मोह नहीं रहा। उन्होंने अमेरिका को अच्छा बनाना चाहा, अमेरिका इज़ ग्रेट अगेन। उन्होंने अमेरिका को ग्रेट बनाना चाहा, तो अमेरिका का थोड़ा सा नाम आया, तो मैंने उनका आपको बताया।
बाकी यदि माता पिता गुणवान होंगे तो संतानें भी गुणवान होंगी। ये उदाहरण के द्वारा मैंने आपको बता दिया कि देखो इन लोगों ने कितनी तरक्की की, क्योंकि इनके जो पूर्वज हैं वो बहुत तेज बुद्धि के थे, तो उनकी संतानें भी तेज बुद्धि की हुई। चरित्र पर प्रभाव, अब मैं आपको बताऊंगा कि चरित्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। चरित्र पर भी प्रभाव पड़ता है वंशानुक्रम का। चरित्र पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है कि यदि माता पिता का कैरेक्टर अगर ढीला होगा, मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है, यदि माता पिता का कैरेक्टर ढीला होगा तो संभावना है कि उनके बच्चों का कैरेक्टर भी ढीला होगा। यदि माता पिता चरित्रहीन होंगे तो उनके बच्चे भी चरित्रहीन होंगे, यदि माता पिता चरित्रवान होंगे तो उनके बच्चे भी चरित्रवान होंगे। ये हम सभी जानते हैं इस बारे में। सेकंड लास्ट है, क्या है सेकंड लास्ट, कि महानता पर प्रभाव। महानता पर प्रभाव है, माता पिता पूर्वज आपके कितने महान हैं, व्यक्ति भी उतना ही महान होगा। तो क्वेश्चन आएगा कि महानता पर प्रभाव किसका पड़ता है, वंशानुक्रम का पड़ता है या वातावरण का पड़ता है। तो वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है महानता पर। आपके पूर्वज, आपके माता पिता, आपके दादा दादी, उनने कितनी प्रतिष्ठा प्राप्त की समाज में, वो कितने गुणवान थे, वो कितने महान थे, उतने महान आपके होने की संभावना पूरी है। ये होता है महानता पर प्रभाव। ये वृद्धि नहीं है, ये बुद्धि है, ये बुद्धि, ये बुद्धि है, इंटेलिजेंस है, ये बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है। बुद्धि पर कैसा प्रभाव पड़ता है? बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है, गोडार्ड का मत है कि मंद बुद्धि माता पिता की संतान तो मंद बुद्धि होंगी, तीव्र बुद्धि, तेज बुद्धि माता पिता की जो बच्चे होंगे वो तेज बुद्धि वाले होंगे। मंद बुद्धि माता पिता के बच्चे मंद बुद्धि पैदा होंगे, तेज बुद्धि माता पिता के बच्चे तेज बुद्धि वाले पैदा होंगे। यह बात उनने कालिकाक नामक एक सैनिक के वंशजों का अध्ययन करके बताई है। ये कहानी थोड़ी सी लंबी है, 700-800 बच्चे हैं उनके, मतलब 8, 10, 25 पीढ़ियों के उनके 700-800 बच्चे, उन पर अध्ययन किया गया था। तो इनके बच्चे बहुत गंदे निकले थे, 200-300 बच्चे फालतू के निकले थे, 2-4-10 बच्चे थे जो जीवन में कुछ कर पाए थे, कुछ अच्छा प्रतिष्ठा पद प्राप्त कर पाए थे, और बाकी बच्चे सब ऐसे ही थे, फालतू के, नौटंकीबाज। तो वो अध्ययन मैंने यहाँ पे शामिल नहीं किया क्योंकि वो बहुत बड़ा बन जाता उसमें वीडियो, और मैंने जो सारांश है वो बस ले लिया, क्योंकि हमें जल्दी जल्दी टॉपिक कवर करना है और अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, रिवीजन भी करना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी करना है, और वन लाइनर भी करना है। बहुत सारी चीज़ें हमें करनी है। हमारा कुछ भी बाहर नहीं होगा हमारा सीटेट के एग्ज़ाम में, जो मैं पढ़ाऊँगा आपको कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जो बुक लेंगे आपको उसमें कंसेप्ट समझना पड़ेंगे, क्योंकि कंसेप्चुअल आता है सीटेट का एग्ज़ाम। तो मुझे नहीं लगता कि आप 3 महीने में कंसेप्ट समझ पाएंगे। यदि आप समझ लें तो आप ले लें बुक, मैं आपको बताऊँगा बुक, ऐसी बात नहीं है, मैं आपको बुक बताऊँगा एक वीडियो में अलग से। बाकी जो मैं बताऊँगा या मैं जो पढ़ा रहा हूँ, जो मेरे वीडियो हैं, उनसे मुश्किल है बाहर हो, उनसे बाहर नहीं होगा आपका। अभी कुछ दिन बाद आपके ये मान के चलो कि 70-80 वीडियो हो जाएंगे 10-15 दिन में, क्योंकि मैं 4-4 वीडियो डालूंगा रोज़, तो 70-80 वीडियो हो जाएंगे। आप देख नहीं पाएंगे ठीक से, इसलिए अभी तक के जितने वीडियो हो गए हों वो आप जल्दी से जल्दी रिवीजन कर लें, और जब डाल लिया जाए तो तुरंत रिवीजन कर लें, नोट्स बना लें। यदि एक बार समझ में ना आए तो 2 बार देख लें, 3 बार देख लें, ताकि आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाएँ, स्थायी हो जाएँ, और बाद में आपको 70-80 वीडियो, 100-200 वीडियो इकट्ठे ना देखने पड़ें। अभी से आप उसकी प्रैक्टिस कर लें कि 2-2 बार देख लें, ताकि आपको ये वीडियो दोबारा ना फिर देखना पड़े। तो गोडार्ड का मत है कि मंद बुद्धि अगर माता पिता होंगे तो संतानें भी मंद बुद्धि होंगी, और तेज बुद्धि के होंगे माता पिता तो तेज बुद्धि संतानें भी होंगी। लास्ट है, मैंने इसमें क्वेश्चन शामिल नहीं कर पाया हूँ, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि कभी कभी PDF बनाने में प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कभी क्वेश्चन शामिल नहीं हो पाते, कभी कुछ नहीं हो पाता। धीरे धीरे चीज़ों में मैं इम्प्रूवमेंट करता जा रहा हूँ, और मैं हर वीडियो में क्वेश्चन शामिल करने का प्रयास करता हूँ, लेकिन नहीं हो पाता तो मैं अब अगले वीडियो में करूँगा। और जैसे यदि आपको कुछ भी पूछना है तो मैं बार बार आपसे कहता हूँ आप कमेंट करिए, कमेंट में मैं आपको जवाब देता हूँ, और जो भी समस्या होगी आप उसके लिए कमेंट करिए। आप ग्रुप से जुड़े रहिए। मैं आपको आपका जो एग्ज़ाम है, मैं एग्ज़ाम तो आपके साथ हूँ। नया नोटिफिकेशन आ चुका है, उसका मैंने PDF आपको ग्रुप पे दे दिया है, और उसका सिलेबस में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं, तो आप उसको देख लें, एक बार अच्छे से पढ़ लें, 2-4 बार समझ लें, और उसके हिसाब से अपनी तैयारी करें। अगला है खेलकूद संबंधी जो कुशलताएं होती हैं, गणित संबंधी जो योग्यताएं होती हैं, ये सभी उसके वंशानुक्रम पर निर्भर करती हैं, उसके वंशानुक्रम पर निर्भर करती हैं, पर ये बातें वातावरण पर कहीं अधिक निर्भर करती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि खेलकूद संबंधी पिताजी में या माताजी में खेलकूद संबंधी कोई योग्यता है,
तो उसका बच्चा है, जरूरी नहीं है कि वो खेल कूद में अच्छा हो। जैसे सचिन तेंदुलकर का उदाहरण मैं देता हूँ तुम्हें कि सचिन तेंदुलकर एक महान खिलाड़ी थे। अब उनका लड़का अर्जुन तेंदुलकर, अभी वो क्रिकेट खेलता है, बॉलर है, लेकिन उतना अच्छा बॉलर नहीं है अभी वो। तो इसका मतलब यही है कि माता पिता यदि खेल कूद में तेज हैं तो जरूरी नहीं है कि उनके बच्चे जो हों वो खेल कूद में तेज ही हों। इस पे प्रभाव किसका पड़ता है? इस पे प्रभाव पड़ता है वातावरण का। यदि माता पिता, भले पिता सचिन तेंदुलकर है लेकिन लड़का जो अर्जुन तेंदुलकर है, तो जरूरी नहीं है कि वो जन्मजात उसमें सचिन तेंदुलकर का जैसा वो भी बन जाए। जरूरी है क्या ऐसा? जरूरी नहीं है वो ऐसा बन जाए। उसको वातावरण अगर अच्छा दोगे तुम, उसको खूब प्रैक्टिस कराओगे, उसको खूब अनुभव बताओगे कि ऐसे खेलना पड़ता है, ऐसे खेलना पड़ता है, अच्छा वातावरण दोगे, तो वो अच्छा खिलाड़ी जरूर बन सकता है। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखें, क्योंकि क्वेश्चन इससे कॉन्सेप्चुअल बना सकते हैं कि यदि माता पिता खेल संबंधी योग्यताएं हैं तो बच्चा भी खेल संबंधी योग्यता में ज़्यादा होगा। ये वंशानुक्रम से संबंधित है या वातावरण से? तो ये संबंधित है वातावरण से, क्योंकि पिताजी भले सचिन तेंदुलकर हों लेकिन लड़का को यदि अच्छा वातावरण नहीं दोगे, अच्छी प्रैक्टिस नहीं करेगा, खूब अभ्यास नहीं करेगा, खूब मेहनत नहीं करेगा, तो उसका विकास नहीं हो पाएगा, तो वो अच्छा खिलाड़ी नहीं बन पाएगा। पिताजी भले सचिन तेंदुलकर थे लेकिन वो महानता नहीं प्राप्त कर पाएगा। उसके लिए उसे बहुत मेहनत करनी होगी, उसका वातावरण उसको प्रभावित करेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा जो मैंने टॉपिक समझाया है। अगली 2 वीडियो में हम टॉपिक को ख़त्म कर देंगे। ये फर्स्ट है, सेकंड और थर्ड में हम खत्म कर देंगे, टॉपिक को समाप्त कर देंगे। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और किसी एक दोस्त को शेयर कर दें। यदि आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और किसी एक दोस्त को शेयर कर दें।